और डेवलप्ड कंट्रीज में तो ज्यादातर ये क्रिमिनल ऑफेंस है, तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के एग्जीक्यूटिव को जेल में भी जाना पड़ता है अगर ये कोई चीज डिटेक्ट होती है, क्योंकि दिस इज लीडिंग टू रॉबिंग ऑफ द एक्सचेकर एंड रॉबिंग द कंज्यूमर्स इंटरेस्ट। तो लेकिन हमारे यहाँ भी इसके लिए बहुत हैवी पेनल्टीज हो सकती हैं अगर ये प्रूव हो जाए। प्रूव करना गलत है, मुश्किल है। प्रूव करने के लिए आमतौर से सब जगह एक लीनियंसी प्रोग्राम चलाया जाता है, और मैं एक शब्द उसके बारे में भी बता दूं। हमारे यहाँ भी प्राविधान है कंपटीशन एक्ट में कि अगर कोई ऐसे कार्टेल या बिड ड्रिगिंग या कोई भी इस किस्म की चीजों में कोई हमारे पास आके खबर करता है तो उसको हम इम्यूनिटी दे सकते हैं पूरी 100% तक। आपके ऊपर कुछ नहीं होगा बशर्ते कि वो सारी चीज हमें बता दे। लेकिन उसकी जानकारी मिलना और उसको प्रूव करना ये कठिन काम है। उसकी वजह ये है कि अगर ये प्रूव हो जाता है तो जो उसके मेंबर्स होते हैं उस पर जो पेनल्टी लग सकती है अंडर द एक्ट, इट कैन बी 10% ऑफ द टर्नओवर और 3 times the annual profit of the company. It is so huge and deterrent that companies can go bust. Exactly. कंपनीज का दिवाला निकल सकता है अगर ये प्रूव हो जाए कि इस प्रकार की बातें हो सकती हैं। लेकिन इतनी बड़ी पेनल्टी देने से पहले उसका प्रूव करना, जिसके लिए कि पूरी उसकी एविडेंस इकट्ठी करना एक बड़ा भारी काम है। तो लेकिन सर प्रूव करना, एविडेंस इकट्ठे करना, इससे पहले जरूरी है कि आयोग तक पहुंचे और अपनी बात रखें। इसका प्रोसीजर क्या है? इसका प्रोसीजर ये है कि हमारे पास शिकायतें खूब आती रहती हैं, 150 के करीब आ चुकी हैं अलग अलग किस्म की, अलग अलग एक्ट में। सेक्रेटरी जो है कमीशन के हमारे, उनको हिंदुस्तान टाइम्स ऑफिस में हमारा कार्यालय दिल्ली में, और वेबसाइट हमारी है CCI www.cci.gov.in, उस पर जाके देख सकते हैं। प्रोसीजर पूरा दिया हुआ है वो, तो उसमें उस फॉर्मेट में करके एक छोटा सा उसमें एक फीस का है 5,000 रुपये, उसका भी इसलिए रखा हुआ है कि ताकि उससे फ्रिवलेस कंप्लेंट्स ना आए। और ज्यादातर तो कंपनीज ही करती हैं हमें तो वो, लेकिन बड़ी कंपनी जो करती हैं उनकी फीस थोड़ी ज्यादा हो सकती है, 50,000 तक हो सकती है। लेकिन उन सब चीजों को देखने के लिए ही ये कमीशन बना है। यानी कमीशन के काम बहुत से हैं, बहुत बड़े स्तर पर ये काम कर रहा है, और जिस तरह से हमारे दर्शक साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितना कुछ है जानने के लिए, कितना कुछ है पूछने के लिए। मगर यहां हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और डालेंगे नजर कि इसके अलावा और क्या कुछ है डीडी पर खास। लगता है कुछ छिपा रही हो तुम मुझसे, कुछ तो है तुम्हारी इस हड़बड़ाहट के पीछे। कहीं ये तो नहीं? बड़ी जल्दी में हो पत्रकार, रास्ते की तलाशी दे। सिर्फ डीडी नेशनल पर रात 8:30 बजे सोमवार से बुधवार तक। हमका मार दिए तो गुलामी किससे कराओगे? तुझे एक दिन खून की सजा जरूर दूंगी। दुश्मन हारे बस तू जीते, नारी शक्ति दुनिया को दिखा दे। तू है मेरे देश की बेटी। देखते रहिए क्लोजर, झूमे नाचे गाएं, हर बुधवार व गुरुवार रात 9:30 बजे केवल डीडी नेशनल पर। तू ही तू सतरंगी रे। वेरी नाइस। मेरा भाई है, तुम्हारा नहीं। तुम्हारे लिए वो सिर्फ एक पराया मर्द है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि विशाल का रिश्ता ही ठीक था रश्मि के लिए। 2, 3 और 4 मई को रात 11 बजे आपके अपने बायोस्कोप में जरूर देखिए फिल्म। मगर उसे हासिल करने के लिए शहरयार, तुम्हें अपने आप को इतना बुलंद करना होगा। पाँव छू लेने दो फूलों को, इनायत होगी, इनायत होगी। अर्जुमन, हम खूब समझते हैं तुम हिंदुस्तान की मलिका बनने के ख्वाब देख रही हो। शहंशाही का दस्तूर यही रहा है, ये न कभी बदला है न बदलेगा। अब तेरे बगैर जी नहीं लगता मुमताज, हमारा जी नहीं लगता। सिर्फ दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर।
और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है प्रोग्राम में। अगर अभी अभी आपने हमें ट्यून इन करा है तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक बहुत ही खास, बहुत ही दिलचस्प डिस्कशन यहाँ चल रहा है, किस तरह से कंज्यूमर को मैक्सिमम फायदा पहुंचे मार्केट में चल रहे कंपटीशन का, और अगर कोई गलत प्रैक्टिस चल रही है तो आप किस तरह से हिस्सा बन सकते हैं इस पूरे प्रोसेस का, किस तरह से आप अपनी शिकायत पहुंचा सकते हैं और उसकी किस तरह से सुनवाई होगी। और ऐसी बहुत सी बातों पर बात करने के लिए इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ हमारे खास मेहमान यहाँ मौजूद हैं। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं श्री धनेंद्र कुमार जी। और सर, जैसा कि हम बात कर रहे थे, बहुत सारी प्रैक्टिसेस की हमने बात करी, किस तरह से लोग कंपटीशन को रोकने की कोशिश करते हैं या अनफेयर कंपटीशन मार्केट में होता है, इन सब चीजों पर हमने बात करी। पर लगभग 2 साल इस ऑर्गेनाइजेशन को अब तक हो गए हैं और ऐसे में बहुत सारे चैलेंजेस आपके सामने आए होंगे, तो किस तरह से आयोग उन्हें हैंडल कर रहा है? देखिए, सबसे बड़ा तो चैलेंज यही है कि एक नई संस्था जो अभी अभी स्थापित हुई है जी, उसके बारे में जानकारी पैदा करना, ताकि जिनको कि इसका फायदा होना है उनको इसके बारे में पता लगे कि ये उनके लिए एग्जिस्ट करती है, बनाई गई है और इससे वो कैसे फायदा उठा सकते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है जी। दूसरी बात ये कि उसमें इतनी कैपेसिटी पैदा करना कि वो उन शिकायतों को और जो रेफरेंसेस आते हैं उसको टाइमली और सही तरीके से एक्ट के मुताबिक डील कर सके। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना इसके लिए, नॉलेज, स्टाफ, तो ये सारी चीजें एक बहुत बड़ा चैलेंज अपने आप में है। तो अभी हमने पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर ली, अपना कार्यालय सेटअप कर लिया, हम लोगों ने रिक्रूटमेंट की, बड़े ओपन ट्रांसपेरेंट कंपटीशन से ही की, जिसमें कि रिटन एग्जामिनेशन हमने कराया, बेंगलोर स्थित नेशनल लॉ स्कूल से हमने उनका कंपटीशन कराया, फिर एक्सपर्ट से इंटरव्यू कराया, लोगों को धीरे धीरे करके रिक्रूट किया और तकरीबन 100 के करीब लोग हमारे पास रिक्रूट हो गए, कुछ डेपुटेशन से आए। उन सबकी ट्रेनिंग करानी थी। ट्रेनिंग कराने के लिए उनको, क्योंकि ओल्डेस्ट इसमें एजेंसी वर्ल्ड में अमेरिका है, अमेरिका में भेजा, FTC में वहां कराया, USIBC और दूसरे DOJ, उन लोगों से, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस वगैरह से मिलके, या यूरोपियन कमीशन ब्रसल्स का, उनसे कराया, आयरिश संस्था है। तो वर्ल्ड की जो पुरानी संस्थाएं हैं उनके साथ मिलजुल कर बैठकर, और ICN इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव नेटवर्क, उनसे सहायता मिली। तो सब लोगों के साथ मिलजुल कर हम अपनी अपनी कैपेसिटी स्थापित की, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ, कैपेसिटी, और जो केसेस आए उनका हम समयबद्ध तरीके से उनका निपटारा कर सकें और उसके लिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे सकें। तो मुझे इस बात की खुशी है कहने में कि अभी तक जो हमने केसेस का निपटारा किया है, या जो हम चल रहे हैं, बीच में कुछ इंटरिम ऑर्डर के खिलाफ भी लोग गए हैं, अभी तक तकरीबन सभी मामलों में सुपीरियर कोर्ट्स जो हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट, उन लोगों ने हमें हमारे केसेस को अपहोल्ड किया है, जो अब तक का निर्णय था ज्यादातर मामलों में। तो सर 2 ही साल अभी हुए हैं और इतने सारे चैलेंजेस के बावजूद CCI बहुत अच्छे से काम कर रहा है लोगों के हित में। तो ऑन एन एवरेज अगर डेली या वीकली के हिसाब से लगाया जाए तो कितनी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती है रोज? देखिए, कहना मुश्किल है, लेकिन आप ये मान के चलें कि अभी तक करीबन हमारे पास 110 के करीब केसेस नए आए हैं और 50 के करीब MRTP से आए थे, तो 160-162 के करीब केसेस हुए। तो जो नई आवती को अगर आप देखें तो ऑन एन एवरेज मैं समझता हूं कि हफ्ते में 2-3-1 ऐसे केसेस का एवरेज फ्लो होता है। और राइट्स क्या है कमीशन के पास अगर किसी को गिल्टी पाया जाता है एक शिकायत के बाद, तो आप किस तरह की पेनल्टी, किस तरह के उन पर लग सकते हैं, क्या क्या राइट्स कमीशन के पास हैं? कमीशन जब एक दफा की कंप्लेंट आती है तो सबसे पहले उसको देखता है कि कुछ हद तक सही है कि नहीं है। प्राइमा फेसी आई, अगर उसको लगे कि बात में वजन है और लगती है बात, तो डायरेक्टर जनरल को हम इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजते हैं। डायरेक्टर जनरल के पास अपना स्टाफ है और वो कंपटीशन कमीशन का हिस्सा है। उनकी रिपोर्ट आने के बाद उसको कॉपी हम पार्टीज को भेजते हैं, उनको सुनते हैं। उसके बाद में सब कुछ सुनने के बाद जब अंतिम निर्णय ले लिया जाता है और अगर तब पाया जाए कि पार्टी गिल्टी लगती है तो पार्टी को नोटिस दिया जाता है कि क्यों ना आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाए। अच्छा। तो वो शो कॉज नोटिस दोबारा देना होता है और वो उसके नोटिस के जवाब फिर फाइनल ऑर्डर पास करते हैं। और वो पेनल्टी, जैसा मैंने भी आपसे कुछ देर पहले अर्ज किया था, it can be up to 10% of the turnover, annual turnover, the company, or 3 times the annual profits. It can be very high.
तो सर, जैसा कि अभी आपने बताया, जाहिर सी बात है बहुत बड़ी पेनल्टी कंपनी पर लगती है, पूरी सेक आपके दांव पर लग जाती है, पर क्या अभी तक, या मान लीजिए अगर आप किसी को गिल्टी पा रहे हैं और वो आपके निर्णय से सेटिस्फाइड नहीं है, तो क्या इस एक्ट में कोई ऐसा प्रोविजन है कि अगर वो इसके खिलाफ कहीं और अपील करना चाहे या उन्हें ये लगे कि ये उन्हें फेयर नहीं लगता है डिसीजन, तो क्या वो कहीं अपील कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न दोबारा पूछा आपने। इसके लिए एक्ट में ही प्राविधान था, एक स्पेशलाइज्ड कंपटीशन एपीलेट ट्राइब्यूनल जो बनाया गया है इसके लिए। उसके जो अध्यक्ष हैं वो सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हैं, जस्टिस अरिजीत प्रसाद, बहुत ही योग्य, और बहुत मार्गदर्शन हमें मिला है उनसे शुरू में जब ये मामले आए हैं। और हमारे सब ऑर्डर्स की अपील वहां जाती है कंपटीशन एपीलेट ट्राइब्यूनल में, और उसके भी बाद में फिर राइट है लोगों को कि वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में भी केसेस गए हैं बीच में कुछ लोग कोई जुरिस्डिक्शनल इशू पर या कोई और रिट से संबंधित इशू में हाई कोर्ट में भी गए हैं, अगर कोई चीज ऐसी हो। तो ये सरकार, मतलब लोगों के पास इस बारे में काफी एवेन्यूज हैं। वैसे नॉर्मली हाई कोर्ट में जाने का प्राविधान नहीं है, उसके लिए कॉम्पिटिशन एपीलेट ट्राइब्यूनल में ही जाने का प्राविधान। सर, अभी थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया था कि सीसीआई के अस्तित्व में आने से पहले एमआरटीपी ये सब रेगुलेट कर रहा था बाजार को और मार्केट्स को, तो उसमें और सीसीआई में ऐसा क्या फर्क है? अभी तक कौन कौन से इश्यूज ऐसे थे जो एड्रेस नहीं हो पा रहे थे कि सीसीआई आया? हकीम, बहुत अच्छा प्रश्न है। मोनोपोलीज रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट जो था और उसके अंतर्गत एमआरटीपी कमीशन जो था, ये प्री रिफॉर्म एरा का इंस्ट्रूमेंट था। और उसका मतलब ये था कि एक हमारी जो तब तक की फिलॉसफी थी, सोशलिस्टिक फिलॉसफी, उसके अंदर जो डोमिनेंस, मोनोपोलीज की इस स्टेज के ऊपर अगर बढ़ गए वो, तो उसको रोकना है। उसके बारे में फिलोसॉफिकल ये उसका सिद्धांत था। हमारे इस कंपटीशन एक्ट में चूंकि ये पोस्ट रिफॉर्म एरा का है, जिसमें कि ग्रोथ ऑफ या डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, इन चीजों को बढ़ावा देने की बात है, तो इसमें ये नहीं है आप जितना चाहे बढ़िए, जितना चाहे ग्रो करिए, खूब बढ़िए, खूब आपकी तरक्की हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका एब्यूज मत करिए। तो इट फ्राउन्स अपॉन द एब्यूज ऑफ मोनोपोली और एब्यूज ऑफ डोमिनेंस। इट इज नॉट ए स्ट्रक्चरल इशू बट इट्स ए बिहेवियरल इशू। तो एक तो फर्क ये है, और उसके अंदर वो पावर्स भी लिमिटेड थी, सीज एंड डिजिस्ट का था, इसके अंदर बड़ी हैवी पेनल्टीज की पावर है, आपने देखा। उसके अंदर कॉम्बिनेशन से भी संबंधित इशू नहीं थे, इसमें कॉम्बिनेशन से भी बहुत सारे फर्क हैं उन दोनों के बीच में, ओरिजिनल फिलॉसफी से लेके अब तक की। अब ये हमारा जो ये वाला एक्ट है, ये आज के जमाने के जो दुनिया के बाकी सब एक्ट्स हैं उसके मुकाबले का है, और इसीलिए जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उन्होंने इसके बारे में यही टिप्पणी की है कि इट इज कंपेरेबल टू द बेस्ट इन द वर्ल्ड, स्टेट ऑफ द आर्ट एक्ट। तो सर, अगर हम प्रेजेंट इंडियन इकोनॉमिक सिनेरियो को देखें, जहां पर बहुत सी कंपनीज हैं जो आ रही हैं, बहुत सी कंपनीज हैं जो आना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहां शायद वो ग्रोथ उन्हें मिल सकती है, इस लिहाज से इंडियन मार्केट में कंपटीशन को आप कहां पाते हैं और कितना सही पाते हैं? देखिए, ये सही बात है कि भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, और जिस जमाने में अंतर्राष्ट्रीय मंच के ऊपर अर्थव्यवस्था काफी रुक सी गई थी फाइनेंशियल टर्मोइल में, तब भी हमारी अर्थव्यवस्था अच्छे तरीके से आगे बढ़ती रही। और आज दुनिया के बहुत गिने चुने देश हैं, चीन और भारत, जो इस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और दे आर सपोज टू बी द इंजिन्स, द लोकोमोटिव्स ऑफ द ग्लोबल ग्रोथ टुडे। और इसीलिए चूंकि हमारा बाजार इतना बड़ा है, हमारा बाजार 120 करोड़ के करीब लोगों का है, तो और एक्सपेंड कर रहा है, और हमारे 70% के लोग तो ऐसे हैं तकरीबन जो 35 साल से कम उम्र के हैं, तो उनका तो ये इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भी सब भारतीय बाजार की तरफ आकर्षित होती हैं। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, बढ़ना चाहिए, बढ़ेगा आगे आने वाले कल जो टुमारो इज बिलोंग्स टू इंडिया। तो ऐसी सूरत में हम, यही हमारी कोशिश है कि हम वी शुड एक्ट एज ए फैसिलिटेटर टू द प्रोसेस, और इसीलिए हमारी टोटल कोशिश ये है कि लेट द